हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, सेक्शन 39 से 45 बीएसए का डेप्थ में पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स या पीपीटी चाहिए तो पिन कमेंट में सारे लिंक अपडेट होती रहती है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, इससे आप क्या समझते हो? समझ रहे होंगे वैसे तो। बेसिकली ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन मतलब कि जो एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड में, उनकी ओपिनियन। ठीक है, एक जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि ओपिनियन ऑफ ए थर्ड पर्सन, समवन अदर देन द जज, उसको थर्ड पर्सन बोला गया है, उसकी ओपिनियन इरेलेवेंट होती है, इनएडमिसेबल होती है। जनरल रूल है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन होती है जो कि दी गई है सेक्शन 39 से 45 में। ठीक है, वो कौन कौन सी है? वो है ये सारी। ठीक है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, 39 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बताता है। ये नया ऐड हुआ था, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अभी इसका कोई इक्विवेलेंट सेक्शन बीएसए में नहीं था, वो आईईए में नहीं था। ठीक है, 40 बताता है फैक्ट जो सपोर्ट करते हैं और इनकंसिस्टेंट होता है विद एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, ये सारा कुछ बताते हैं ये वाले सेक्शन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेबल इसलिए मैं ऐड करता हूँ शुरू में, ताकि आपको सारा बेसिक आइडिया एक बार पहले से ही हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ लो ऊपर ऊपर से, आगे सारे सेक्शन डिटेल में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो शुरू करते हैं 39 के सबसेक्शन 1 से। ठीक है, तो 39 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? बेसिकली व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट, ठीक है, और एनी अदर फील्ड। ये आईईए में नहीं था, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था एनी अदर फील्ड, ये अभी ऐड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड सेक्शन जो 45 था, ये 39 है ना, ये 45 था आईईए का। तो जो सेक्शन 45 था आईईए का, उसमें लिस्ट किया था सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट। ठीक है, एक फिक्स्ड लिस्ट थी। तो बीएसए ने यहाँ पे ऐड किया है और एनी अदर फील्ड भी। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे प्रोविजन थोड़ा ओपन एंडेड होता है। ठीक है, फ्यूचर प्रूफ भी होता है। इसका मतलब कि एक्सपर्ट ओपिनियन किसी दूसरे फील्ड की भी अभी यहाँ पे रेलेवेंट है। ठीक है, वो फील्ड कोई भी हो सकता है। जैसे कि आईटी में आते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डेटा इंटीग्रिटी वगैरह, ये सारा कुछ। फाइनेंस और अकाउंटिंग, ठीक है, उसमें आता है फोरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज वगैरह, ये सब। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे अभी लिस्ट फिक्स नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा ओपन एंडेड इन्होंने रखा है, फ्यूचर प्रूफ रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 39 का 1 क्या कहता है? व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करनी होती है किसी पॉइंट पे, किस किस के? फॉरेन लॉ के, साइंस के और आर्ट के, या फिर किसी दूसरे फील्ड के। किसी दूसरे फील्ड से मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट इंप्रेशन। ठीक है, तो ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड होते हैं जो उन चीज़ों में, जो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन आई टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस, वो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। ऐसे पर्सन को एक्सपर्ट बोला गया है। समझ में आया? तो बेसिकली सेक्शन 39 क्या कहता है? जब कोर्ट को फॉर्म करनी होती है ओपिनियन ऑन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, या फिर आइडेंटिफाई करना होता है हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशंस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, या फिर किसी दूसरे स्पेशलाइज्ड फील्ड में, तो ओपिनियन एक्सपर्ट की रेलेवेंट हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, तो एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट एक पर्सन होता है जो स्पेशल स्किल रखता है, नॉलेज, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग हुई रखी होती है उसकी पर्टिकुलर फील्ड में, और हुज नॉलेज ऑन दैट फील्ड इज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी रेंज ऑफ कॉमन नॉलेज दैट ए जज पजेस। मतलब कि वो नॉलेज बेसिकली जज के पास नहीं होती है, इसलिए एक थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है, उसकी नॉलेज की, उसकी एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो वो थर्ड पर्सन होता है, जो स्पेशल स्किल जिनके पास होते हैं, नॉलेज होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, उसको लॉ में एक्सपर्ट बोला गया है। यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन में। तो 39(1) की 2 इलस्ट्रेशन है, एक बार उनको पढ़ते हैं। तो पहला है पॉइजन केस, रोल ऑफ ए टॉक्सिकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन है कि वेदर ए डाइड बिकॉज ऑफ पॉइजन, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिगार्डिंग द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट पॉइजन रेलेवेंट हो जाएगी। जैसे कि मान के चलो ए सडनली मर जाता है, तो प्रोसिक्यूशन कहता है कि ए वाज पॉइजनड। ठीक है, तो जज एक्सपर्ट नहीं है पॉइजन का, तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ओपिनियन लेती है टॉक्सिकोलॉजिस्ट की, ठीक है, या फिर फोरेंसिक डॉक्टर की। तो एक्सपर्ट बताता है कोर्ट को क्या सिम्टम्स होते हैं इस पॉइजन से। ठीक है, वेदर ए शोड दो सिम्टम बिफोर डेथ, मतलब कि ए को वो सिम्टम्स हुए थे क्या डेथ से पहले, या फिर ए की डेथ इज कंसिस्टेंट विद पॉइजनिंग। ठीक है, ये सारा कुछ कौन बताता है? टॉक्सिकोलॉजिस्ट या फिर फोरेंसिक डॉक्टर, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या तो बोलते हैं इसको, देख लेना। इलस्ट्रेशन बी, मेंटल कंडीशन, रोल ऑफ ए साइकेट्रिस्ट। द क्वेश्चन इज वेदर ए बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो कि एक डिफेंस होता है अंडर बीएनएस और आईपीसी, मतलब सेक्शन 84 आईपीसी, सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस। ठीक है, डिफेंस होता है इंसैनिटी का अंडर सेक्शन 22। तो ये क्वेश्चन है कि वेदर ए बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट। ठीक है, मतलब अनसाउंडनेस माइंड के कारण वो इनकेपेबल था समझने के लिए नेचर उसके एक्ट की।
ठीक है। मान के चलो ए किसी बंदे को मार देता है और क्लेम करता है कि आई वॉज मेंटली अनसाउंड एट द टाइम एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वॉज डूइंग, ठीक है। तो ये डिफेंस होता है, डिफेंस ऑफ इंसेनिटी का अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस या फिर 84 ऑफ आईपीसी। तो जज यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तो है नहीं, तो कोर्ट यहाँ पे हेल्प लेगा किसकी, साइकेट्रिस्ट की। साइकेट्रिस्ट बताएगा कोर्ट को कि व्हाट मेंटल इलनेस ए सफर्ड फ्रॉम, ठीक है, वेदर दैट इलनेस कैन मेक ए पर्सन, उस इलनेस से हो सकता है कि वो असमर्थ होए, मतलब अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर एक्शंस, ना समझ आए उसको। वेदर ए कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वाज इनकंसिस्टेंट विद सच इनकैपेसिटी, ये सारा कुछ कौन बताएगा, साइकेट्रिस्ट बताएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती है कोर्ट पे। एक्सपर्ट जो होता है बेसिकली वो डिपोज एंड डज नॉट डिसाइड, मतलब कि एविडेंस दे सकता है, वो डिसाइड नहीं कर सकता है केस को। तो रोल एक्सपर्ट का होता है टू फर्निश द कोर्ट, ठीक है। तो एक्सपर्ट की जॉब होती है टू हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड द टेक्निकल मैटर्स वगैरह विद नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ ए कंक्लूजन, ठीक है। तो जज कैन फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट जजमेंट, ठीक है, ताकि जज फॉर्म कर सके अपना ओन इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो जो फाइनल डिसीजन होता है ना एवरी क्वेश्चन का, एक्चुअल या फिर लीगल, वो बिलोंग करता है एक्सक्लूसिवली टू द कोर्ट, नॉट टू एनी एक्सपर्ट, ठीक है। फाइनल डिसीजन हमेशा जज ही देता है, कोई एक्सपर्ट नहीं देता है। एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट एविडेंस होता है, ठीक है, बट ये बाइंडिंग नहीं होती है, ना ये कंक्लूसिव होती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, ना कंक्लूसिव एविडेंस होता है। जज कंसिडर कर सकता है एक्सपर्ट के ओपिनियन को, एग्जामाइन कर सकता है रीजन गिवन बाय द एक्सपर्ट ऑफ देयर ओपिनियन, टेस्ट कर सकता है रीजन अगेंस्ट ऑल द अदर एविडेंसेस, फॉर्म कर सकता है अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट, एक्सेप्ट कर सकता है एक्सपर्ट के ओपिनियन को इफ इट इज वेल रीजन्ड एंड नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है, रिजेक्ट कर सकता है अगर अनकन्विंसिंग लगे तो। ये बस रेलेवेंट होती है। कोरोबोरेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। अब कोरोबोरेशन को समझने के लिए हमें केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला केस है मगन बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977। इसमें हुआ क्या था, प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया था हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन पे प्रूव करने के लिए एक्यूज के गिल्ट को, ठीक है। तो क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट क्या था कि वेदर ए कन्विक्शन कुड सेफली बी बेस्ड मेनली ऑन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एविडेंस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एविडेंस शुड बी ट्रीटेड विद ग्रेट क्वेश्चन, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी है मोर क्वेश्चन इज नीडेड विद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स देन मैनी अदर टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि हैंडराइटिंग आइडेंटिफिकेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैंने ऐसा बनाया, वो लोग क्या करते हैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बेसिकली वो पॉइंट्स पे देखते हैं कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैंने ये लेटर यहाँ पे शुरू किया है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग पीछे से इसको ऐसे मोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों पे बेस करके वो हैंडराइटिंग को समझता है बेसिकली, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा था कि हैंडराइटिंग आइडेंटिफिकेशन है ना वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। तो जनरली इट इज अनसेफ टू कन्विक्ट ए पर्सन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन जब तक देर इज सब्सटेंशियली कोरोबोरेशन, मतलब कि कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बाद में मुरारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था कि ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। कौन सा, ये वाला। It does not mean that handwriting expert evidence must always be corroborated in every case। ये जरूरी नहीं है कि सब में सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट एग्जामाइन कर सकता है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट की ओपिनियन की क्वालिटी क्या है, कौन कौन से रीजन दिए गए एक्सपर्ट के द्वारा या फिर दूसरे एविडेंस केस के, ठीक है। अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन वेरी कन्विंसिंग होगी तो कोर्ट स्टिल रिलाई कर सकता है उस पर। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कोरोबोरेशन के बारे में, कोरोबोरेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन डिजायरेबल होता है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता है। जो नीड होती है कोरोबोरेशन की वो डिपेंड करती है नेचर पे, रिलायबिलिटी पे, कन्विंसिंगनेस पे ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। ये वाला केस डिटेल में लिख दूंगा नोट्स में, सारा कुछ डिटेल में नोट्स में मिल जाएगा, तो पढ़ लेना वहां से। अब बात करते हैं सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 की, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस न्यू है बीएसए में। ये कोई इक्विवेलेंट सेक्शन इसका नहीं है, आईईए में मत ढूंढना इसको, ठीक है। तो ये नया है बीएसए में। तो ये बेसिकली कहता क्या है, बहुत ईजी है। व्हेन ए कोर्ट हैज टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर, मतलब जब कोर्ट को डिसाइड करना होता है कोई भी चीज इनमें से, क्या क्या, जैसे कि इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन सेंट थ्रू ए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल एविडेंस। तो ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक रेलेवेंट फैक्ट होता है। हु इज एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेसिकली एक पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 79A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 एग्जामाइन करने के लिए और एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस। मतलब कि जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, एग्जामाइन करता है, ठीक है, और एक्सपर्ट ओपिनियन देता है ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस
डॉक्यूमेंट्स पे, तो लॉ ट्रीट करता है ऐसे पर्सन को एज एन एक्सपर्ट। जैसे कि राहुल एक्यूज्ड ऑफ सेंडिंग द थ्रेटनिंग ईमेल, तो कोर्ट जानना चाहता है कि वेदर द ईमेल वर रियली सेंट फ्रॉम राहुल्स लैपटॉप, वेदर द ईमेल वर जेन्युइन और मैनिपुलेटेड। तो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना, वो एग्जामाइन करेगा लैपटॉप को और ईमेल को और एक ओपिनियन देगा, ठीक है। तो ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट होगी अंडर सेक्शन 39(2). नेक्स्ट है सेक्शन 40, कुछ नहीं है, काफी इजी है। ये बेसिकली क्या कहता है, फैक्ट सपोर्टिंग या फिर इनकंसिस्टेंट होते हैं जो एक्सपर्ट ओपिनियन से, वो रेलेवेंट होता है, ठीक है। ये बेरेक्ट वाली लैंग्वेज है, इसमें इलस्ट्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे। नॉर्मली सम फैक्ट्स मे नॉट बी रेलेवेंट बाय देमसेल्फ, कभी कभी कुछ फैक्ट्स अपने आप में रेलेवेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बट वो जो फैक्ट होते हैं ना वो सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन को, या तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन को, तो वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। एनी फैक्ट जो हेल्प करे कोर्ट की चेक करने में वेदर एक्सपर्ट की ओपिनियन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है, तो वो रेलेवेंट होता है वो फैक्ट। अब इसको एक एग्जांपल ही समझते हैं, ये वाली इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, बेरेक्ट वाली लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय ए सर्टेन पॉइजन, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द फैक्ट दैट अदर पर्सन हु टुक व्हाट इज सेड टू बी द सेम पॉइजन अबाउट द सेम टाइम एग्जिबिट सिमिलर सिम्टम्स इज रेलेवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो यहाँ पे एक्सपर्ट कहता है कि ये पॉइजन है ना, यूजुअली इससे ना XYZ ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो रेलेवेंट फैक्ट बेसिकली क्या होगा, रेलेवेंट फैक्ट होगा कि अदर पर्सन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अदर पर्सन्स, रेलेवेंट फैक्ट ये होगा कि अदर पर्सन हु वाज पॉइजन्ड बाय द सेम पॉइजन, सेम सिम्टम्स उनको भी आए थे। तो जो ये फैक्ट है ना ये सपोर्ट कर रहा है एक्सपर्ट की ओपिनियन को, ठीक है, एक्सपर्ट की ओपिनियन को, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात सेक्शन 40 कहता है, ठीक है, समझ में आया। एक छोटी सी बात और मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सेक्शन 40 अलाउ करता है फैक्ट को जो सपोर्ट या फिर वीक कर रहे होते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन को, जो यूज की जाती है कोर्ट में या यूज की जाएगी कोर्ट में। तो ये फैक्ट, इन फैक्ट को जरूरत नहीं पड़ती रेलेवेंट होने की ऑन देयर ओन, ये रेलेवेंट होते हैं क्योंकि ये कोर्ट की हेल्प करते हैं चेक करने में वेदर एक्सपर्ट की ओपिनियन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर देयर वर नो एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर वहाँ पे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है ही नहीं, तो ये जो फैक्ट है ना वो यूजुअली इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो इनकी रेलेवेंसी एग्जिस्ट करती है ओनली बिकॉज जो सपोर्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन को, गिवन अंडर सेक्शन 39 ऑफ BSA। अब कौन पर्सन एक्वेंटेड है विद द हैंड राइटिंग, मतलब एक पर्सन कंसिडर किया जाएगा फैमिलियर विद द अनदर पर्सन की हैंड राइटिंग अगर ही हैज सीन द पर्सन राइट, मतलब कि अगर उसने देखा है पर्सन को लिखते हुए। जैसे कि एक टीचर ने देखा है राहुल की राइटिंग को बहुत सारी बार, तो टीचर एक ओपिनियन दे सकता है अबाउट वेदर ए डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय राहुल, ठीक है, या फिर नहीं। सेकंड, ही हैज रेगुलरली रिसीव्ड लेटर फ्रॉम दैट पर्सन, मान के चलो राहुल और मोहन एक्सचेंज करते हैं लेटर डायरेक्टली, यहाँ पे मोहन नहीं मोहिनी कर लो इसको, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे राहुल और मोहिनी एक्सचेंज करते हैं लेटर रेगुलरली, तो इवन इफ मोहिनी हैज़ नेवर सीन राहुल राइट, ठीक है, भले ही राहुल को लिखते हुए कभी मोहिनी ने देखा ना हो, यहाँ पे एस लगा लो, तो वो रिकॉग्नाइज कर सकती है राहुल की हैंड राइटिंग को फ्रॉम द लेटर जो उसको मिले थे उससे, ठीक है। थर्ड है, ही रेगुलरली डील विद द पर्सन डॉक्यूमेंट इज इन बिजनेस, जैसे कि एक ऑफिस का क्लर्क है, रेगुलरली चेक करता है, फाइल करता है डॉक्यूमेंट साइंड बाय द मैनेजर, तो क्लर्क फैमिलियर हो जाएगा विद द मैनेजर्स हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। अब इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं जो दी गई है उसमें। कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर ए लेटर वाज रिटन बाय ए, कोर्ट को डिसाइड करना है कि ए ने वो लेटर लिखा है नहीं। कोई बंदा है बी रेगुलरली एक्सचेंज करता है लेटर विद ए, तो बी दे सकता है ओपिनियन अबाउट ए की हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। एक बंदा है सी बी का क्लर्क है और रेगुलरली हैंडल करता है ए के लेटर्स को, तो सी भी दे सकता है ओपिनियन, ठीक है। एक बंदा है डी बी का ब्रोकर है और रेगुलरली एग्जामाइन करता है ए के लेटर को फॉर बिजनेस पर्पजेज, ठीक है, तो डी भी ओपिनियन दे सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने यहाँ पे पढ़ी थी कि इवन मोहिनी हैज़ नेवर सीन राहुल राइट, ठीक है, तो वही सेम इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, बी सी और डी नेवर सा ए राइट, बी सी और डी ने नहीं देखा है कि ए को लिखते हुए, तो स्टिल ओपिनियन रेलेवेंट होगी क्योंकि वो फैमिलियर है ए की हैंड राइटिंग से थ्रू रेगुलर डीलिंग्स, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 41 का 1। नेक्स्ट है सेक्शन 41 का 2, ठीक है। सेक्शन 41 का 2 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में है। जब कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रियली बिलोंग करते हैं उस पर्सन से, तो ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटी होते हैं जैसे ई मुद्रा हुई है, ठीक है, वहाँ से आप डिजिटली साइन कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, तो ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो इश्यू करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो रिलेवेंट होती है। जैसे कि सिंपल सी इसमें एक बात लिखी हुई है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि राहुल डिजिटली साइन करता है एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को, बाद में डिस्प्यूट होता है, तो क्या राहुल ने रियली वो साइन किए थे
तो कोर्ट ओपिनियन ले सकता है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, जिसने इशू किए थे राहुल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो ओपिनियन रेलेवेंट होगी अंडर सेक्शन 41(2), ठीक है। थोड़ा इन्होंने डिजिटली ज़्यादा कुछ इसमें ऐड किया है, तो इसलिए ये भी रेलेवेंट है अंडर 41(2). नेक्स्ट सेक्शन है 42 कहता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। व्हेन द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर कस्टम या फिर राइट एग्जिस्ट करता है, अगर कोर्ट को डिसाइड करना हो तो ओपिनियन उन लोगों की हु आर लाइकली टू नो अबाउट दैट कस्टम और राइट इज रेलेवेंट, मतलब उन लोगों की ओपिनियन जिनको पता होता है कस्टम और राइट के बारे में, उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होती है। जैसे कि पीपल हु हैव लिव्ड इन द एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जिनके पास स्पेशल नॉलेज भी है, ठीक है, अबाउट द कस्टम, तो वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बेरेक्ट में लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ विलेज क्लेम करते हैं कि वी हैव द राइट टू टेक वाटर फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेल, हमारे पास राइट है पानी लेने का एक पर्टिकुलर वेल से, ठीक है। तो कोर्ट कंसिडर कर सकता है ओपिनियन ऑफ लॉन्ग टर्म विलेजर्स की, जिनको पता है कि ऐसे राइट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जनरल कस्टम को या फिर राइट को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। द टर्म जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड करता है कस्टम्स या राइट्स जो शेयर किए गए हैं बाई ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इट डज नॉट हैव टू बिलोंग ए होल कंट्री, ये जरूरी नहीं है। इवन ए कस्टम फॉलोड बाई ए विलेज या फिर कम्युनिटी या फिर ट्राइब या फिर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, वो जनरल कस्टम हो सकता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है सेक्शन 42 में। नेक्स्ट पे चलता है सेक्शन 43 में दिया हुआ है ओपिनियन एज टू यूसेज टेनेट्स एटसेट्रा, ठीक है। जब कोर्ट को डिसाइड करना होता है कस्टम, प्रैक्टिस और बिलीफ ऑफ ए फैमिली, कम्युनिटी और ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो उन लोगों की ओपिनियन जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है अबाउट दोज कस्टम्स और बिलीफ रेलेवेंट होती है। जैसे कि मान के चलो एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है रिगार्डिंग इनहेरिटेंस वगैरह, तो ओपिनियन किसकी, जो एल्डरली फैमिली मेंबर होता है ना, जिनको पता है कस्टम, ठीक है, उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होती है। हाउ ए रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज, द ओपिनियन ऑफ पीपल जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो रेलेवेंट होती है। जैसे मान के चलो डिस्प्यूट हुआ है कि एक टेम्पल या फिर टेम्पल का फंड ये किस तरीके से मैनेज होता है, कौन इसको मैनेज करता है, इसकी लैंड का बेचा जा सकता है नहीं, ऐसा कुछ इश्यूज है, तो ओपिनियन ऑफ पर्सन जिसको पता है टेम्पल के रूल और मैनेजमेंट सिस्टम, वो रेलेवेंट होता है। थर्ड है मीनिंग ऑफ वर्ड यूज्ड इन पर्टिकुलर एरिया बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। कुछ कहीं कहीं अभी इंडिया में बहुत सारी जगह फॉलो होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ वर्ड यूज होता है, कहीं पे कोई वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ वर्ड जो यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, तो ओपिनियन ऑफ पीपल जो समझते हैं उन लोकल मीनिंग को, उनकी ओपिनियन रेलेवेंट हो जाती है। जैसे कि मान के चलो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ वर्ड्स है, ठीक है, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर विलेज में, ठीक है। तो उस गांव के लोगों की ओपिनियन, ठीक है, जो उस वर्ड का मीनिंग समझते हैं ना, उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज डायरेक्ट वाली लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पे वो छूट गई, तो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज का उसमें यूज किया गया है। इसका मतलब होता है ए पर्सन हैज ए स्पेशल नॉलेज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, की वजह से उसकी पोजीशन, उसकी स्टडी, उसका एसोसिएशन, ठीक है, और लॉन्ग फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको बोला गया स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। समझ में? इसमें 3 क्लोज दी हुई है, 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। बेसिकली कहता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट वाली लैंग्वेज, एक बार इसको पढ़ते हैं फिर आसान भाषा में आराम से समझाऊंगा, ठीक है। जब कोर्ट को फॉर्म करनी होती है कोई भी ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, एक पर्सन की दूसरे पर्सन से रिलेशनशिप, ठीक है, उसके ऊपर कोई ओपिनियन फॉर्म करनी होती है कोर्ट को, तो ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट का क्या मतलब होता है, पहले वो पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस्ड ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट का मतलब होता है कि द वे पीपल ट्रीटेड द पर्सन शोज व्हाट रिलेशनशिप दे बिलीव्ड एग्जिस्ट बिटवीन देम, मतलब उस तरीके से पीपल जब उनको ट्रीट करते हैं जिससे पता लगता है कि क्या रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में है, उसको बोला जाता है ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। समझ में? ठीक है। जब कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, तो ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject, वो relevant fact होता है। प्रोवाइजो दिया हुआ है, 2 इलस्ट्रेशन दी हुई है, इतना ज़्यादा बड़ा ही है नहीं, ठीक है। प्रोवाइजो को पढ़ेंगे पहले, अभी तक जो पढ़ा है उसका मतलब समझते हैं। जब कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है क्या,
तो ओपिनियन ऑफ ए पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है ऑफ दैट रिलेशनशिप वो रेलेवेंट होता है। बट ओपिनियन मस्ट बी शोन थ्रू द पर्सनस कंडक्ट। उस ओपिनियन का पता उसके बिहेवियर से लगना चाहिए, नॉट जस्ट बाई स्टेटमेंट कह दिया कि हाँ भाई ये इसकी वाइफ है, ठीक है। ऐसे तो डाइवोर्स केस में फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। बाईगैमी वाले केस में क्या पता क्या क्या हो जाएगा फिर तो, अगर कोई बोल ही रहा है डायरेक्टली। एग्जाम्पल समझाता हूँ, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, 2 इलस्ट्रेशन दी गई है, दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। पहली इलस्ट्रेशन क्या कहती है, द क्वेश्चन वेदर ए एंड बी वर मैरिड। ये क्वेश्चन है कि ए और बी की शादी हो रखी है या नहीं, मतलब कि ए बी का हस्बैंड है, वाइफ है, या हस्बैंड वाइफ है या नहीं है, ठीक है। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एंड रिलेशन एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रेलेवेंट। मतलब कि रेलेवेंट फैक्ट यहाँ पे क्या होंगे, फ्रेंड ट्रीट करते हैं उनको हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। फ्रेंड के कंडक्ट से पता लग रहा है कि वो उनको हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते हैं। रिलेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं उनको हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। वो साथ में रहते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। ये क्या हुआ, ये हुआ कंडक्ट। तो फैक्ट रेलेवेंट होंगे क्योंकि उनके कंडक्ट से उनका ओपिनियन पता लग रहा है, समझ में आया। दूसरा है सनशिप, मतलब कि द क्वेश्चन वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, ए बी का सन है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो द फैक्ट जिससे ए ऑलवेज ट्रीट किया जाता है एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो रेलेवेंट होंगे। मतलब कि रेलेवेंट फैक्ट यहाँ पे कौन कौन से होंगे, बी ट्रीट करता है ए को अपना सन, फैमिली मेंबर ने एक्सेप्ट किया हुआ है ए को बी का सन। अगर मान के चलो एडॉप्शन वगैरह हुआ था उसका, तो एक सेरेमनी होती है, आपको पता होगा, दत्ता होमम बोलते हैं उसको। तो एक सेरेमनी हुई थी, वो परफॉर्म की थी, फैमिली में नहीं की थी, ठीक है। तो ये फैक्ट सारे रेलेवेंट होंगे। अब ऐसी ओपिनियन कौन दे सकता है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होते है उस रिलेशनशिप की, जैसे कि फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव, लॉन्ग टर्म फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स वगैरह, ठीक है। अदर पर्सन जो क्लोजली कनेक्ट होते हैं फैमिली से, उन सब की ओपिनियन रेलेवेंट होती है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, इसको पहले रब कर देते हैं, फिर प्रोवाइजो पढ़ेंगे क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइजो स्टार्ट किससे होता है, प्रोवाइडेड दैट से होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव ए मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर द डाइवोर्स एक्ट 1869 और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 82 और 84 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। सिंपल सी बात है, क्या कहता है, ये जो टाइप ऑफ ओपिनियन है ना, अलोन सफिशिएंट नहीं होगी प्रूव करने के लिए मैरिज। ओपिनियन जो भी होंगी इनसे मैरिज प्रूव नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि ये एविडेंस एनअप नहीं है प्रूव करने के लिए एक वैलिड मैरिज, ठीक है। वैलिड मैरिज प्रूव करने के लिए ये जो एविडेंस है जो अंडर सेक्शन 44 जो रेलेवेंट है वो एनअप नहीं होते हैं, आपको स्ट्रॉन्गर एविडेंस लाने पड़ेंगे। जैसे कि डाइवोर्स के केस में यहाँ पे लिखा है ना, डाइवोर्स एक्ट 1869, जैसे कि डाइवोर्स के केस में मान के चलो राहुल डाइवोर्स केस फाइल करता है अगेंस्ट प्रिया, तो कोर्ट पहले देखेगा कि वर राहुल एंड प्रिया लीगली मैरिड, ठीक है। कोर्ट पहले ये देखेगा, राहुल कहता है हमारे गाँव में या जहाँ पे हम रहते थे सब जानते हैं हमको, हम हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है। तो ये अंडर सेक्शन 44 तो रेलेवेंट है, ठीक है, रेलेवेंट है। बट कोर्ट यहाँ पे क्या कहेगा कि ये जो केस है ना डाइवोर्स का, इसमें ये जो एविडेंस है ना ये एनअप नहीं है, अलोन दिस इज नॉट एनअप, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग प्रूफ मांगेगा वहां पे, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, वेडिंग फोटोग्राफ्स वगैरह, ठीक है, टेस्टिमनी प्रीस्ट की, ठीक है, या फिर विटनेस जिसने अटेंड की थी मैरिज वगैरह, प्रूफ ऑफ मैरिज सेरेमनीज, ये सारा कुछ मांगेगा। क्यों, क्योंकि डाइवोर्स के केस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मैरिटल स्टेटस को, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा क्या है 82 एंड 84 ऑफ बीएनएस, बाईगैमी बेसिकली। सपोज करो राहुल इज एक्यूज्ड ऑफ मैरिंग सेकंड वुमेन, ठीक है, वाइल फर्स्ट वाइफ इज अलाइव। राहुल को कन्विक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि राहुल की पहली मैरिज लीगली वैलिड है, ठीक है, या लीगली वैलिड थी, ठीक है। तो वो जस्ट ये नहीं कहेंगे कि जो पीपल ट्रीट करते हैं राहुल और प्रिया को हस्बैंड एंड वाइफ, उनका यहाँ पे ओपिनियन रेलेवेंट होएगा। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअल मैरिज सेरेमनी और लीगल मैरिज हुई थी। अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाएगा सोनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 44 की रेलेवेंसी के, तो राहुल कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन है क्या, है क्यों, क्योंकि डाइवोर्स के केस होते हैं, बाईगैमी के केस होते हैं, ठीक है, या फिर मैरिज रिलेटेड क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनकी सीरियस कंसिक्वेंसेज होती है, ठीक है। तो लोगों को जरूरत पड़ती है स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज की, ठीक है, नॉट जस्ट फैमिली ओपिनियन। फैमिली ओपिनियन से कुछ नहीं होता है, ठीक है, भले ही वो एक्सप्रेस की गई हो बाई कंडक्ट। समझ में सेक्शन 44 क्या होता है। क्लैट में इससे बहुत क्वेश्चन आए थे ऑन द प्रोवाइजो, ठीक है, प्रोवाइजो से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने देखे हैं क्वेश्चन। तो क्लैट अगर आप क्लैट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रोवाइजो बहुत लोग सेक्शन 44 का छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइजो को मत छोड़ना, प्रोवाइजो से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा नहीं मतलब आता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 45। सेक्शन 45 कहता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, ठीक है, मतलब किसी एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है अपनी, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि ये ओपिनियन आपने कैसे दी, किन किन ग्राउंड से आपने ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जब किसी पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट होती है कोर्ट में, तो द रीजन, फैक्ट्स
ऑब्जर्वेशन और बेसिस ऑन विच दैट ओपिनियन इज फॉर्म्ड, जिसपे वो ओपिनियन आपने फॉर्म किया है वो भी रेलेवेंट होगा। सिंपल वर्ड्स में द कोर्ट इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन द ओपिनियन, कोर्ट यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है नॉट ओनली इन द ओपिनियन बट इसमें भी इंटरेस्टेड है कि वाई द पर्सन रीच्ड दैट ओपिनियन, मतलब उस पर्सन ने ये ओपिनियन कैसे बनाया। एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये लास्ट सेक्शन है, आराम से पढ़ लो, 2 मिनट की वीडियो रह गई है, फिर कर लेना जो करना है। एग्जाम्पल क्या है, ए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कहता है द सिग्नेचर वॉज मेड बाई राहुल, ठीक है, ये सिग्नेचर राहुल के है। तो कोर्ट यहाँ पे एग्जामाइन करेगा कि विच डॉक्यूमेंट द एक्सपर्ट कंपेयर्ड, मतलब जो एक्सपर्ट है ना उसका भी क्रॉस होएगा, ठीक है, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कोर्ट में, तो उससे कोर्ट पूछ सकता है कि कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट ने कंपेयर किए हैं, कौन सी सिमिलरिटीज आपको मिली है, कौन कौन से टेस्ट आपने कंडक्ट किए जिससे आप बता रहे हो कि राहुल का सिग्नेचर है, क्या ऑब्जर्वेशन आपको कंक्लूजन पे ले गई, ये सारा कुछ हमें बताओ, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स होते हैं ना रीजंस फॉर द ओपिनियन अंडर सेक्शन 45, ये ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। इलस्ट्रेशन है एन एक्सपर्ट गिव एन ओपिनियन इन द कोर्ट, तो एक्सपर्ट कोई एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि आई परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्ट बिफोर रीचिंग माई कंक्लूजन, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट रेलेवेंट होंगी क्योंकि दे आर द बेसिस ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि कोर्ट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना होता है, ना करना चाहिए कोई भी ओपिनियन, तो कोर्ट को ये जानना होता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस ओपिनियन, ठीक है। ओनली देन कोर्ट डिसाइड कर सकता है वेदर द ओपिनियन इज रिलायबल और नॉट। सिंपल सा सेक्शन 45 था, ठीक है, था ना इजी। तो अगर आपको ये सेम पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट ये वाली वीडियो देख लेना, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।